हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 20 मार्क के वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हमें दोस्तों पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग सबको एक एक कर सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। लेकिन उससे पहले कहूंगा, इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगातार इस चैनल पे आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। देखो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फ्रांस की क्रांति में किस वर्ग की मुख्य भूमिका थी। ऑप्शन है कि कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, मजदूर वर्ग। तो देखो, जो फ्रांस की क्रांति थी ना, उसमें जो गरीब किस्म के लगभग लोग थे या मध्यम वर्गीय लोग थे, उनका मुख्य योगदान था। जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, मतलब दुकानदार हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, इन सब का काफी बड़ा योगदान था। तो इस तरह से तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और इन दोनों को अपने आप में इंक्लूड करता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में मतलब नॉर्मल किसान आ जाएंगे, छोटे मोटे मजदूर आ जाएंगे, छोटे मोटे व्यापारी आ जाएंगे। तो ये मतलब सब मध्यम वर्ग वर्गीय जो लोग थे, उनका फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था। ये कुलीन वर्ग मतलब ये धनिक किस्म के लोग होते हैं, इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। ठीक है, चलो अगला सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी। ओके, सबसे पहले तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 13 मैं लिख देता हूँ, 13 अप्रैल, क्योंकि कई बार पूछता है एग्जाम में, 1919 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और एग्जैक्टली जगह की नाम बात करें तो जलियांवाला बाग नामक जगह पे। ठीक, तो इसमें जो क्या हुआ था कि मतलब एक मतलब क्या होता कि अंग्रेज अधिकारी था जिसने भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और अंधाधुंध गोली के कारण वहां पे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन था, तो वो था जनरल डायर। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग में। ठीक, याद रखना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। कई बार पूछता है कि कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी पूछता है। ठीक, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला थर्ड नंबर प्रश्न, कि आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। ठीक है, देखिए ये जब विश्व महामंदी हुई उस समय की बात की जा रही है। ठीक है, तो उस समय देखो, ऑप्शन है कि जापान, सॉरी, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें अमेरिका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका पे आर्थिक मंदी का सबसे मतलब एक तरह से ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिला। ठीक, चलो ये आर्थिक मंदी क्या होती है, अगर इसकी बात करें तो देखो, अगर किसी देश के सगर घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी होती है, जीडीपी में अगर लगातार 6 महीने तक गिरावट देखी जाए, ठीक है, यानी 2 तिमाही तक गिरावट देखी जाए, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक की भाषा में उसको आर्थिक मंदी बोला जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 3 के बाद 4 नंबर, कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 4 है, कि नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको क्या कहा जाता है। चेयरमैन, मेयर, नगर प्रधान, नगर अधीक्षक। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, यार मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं, तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, सिंपल। ठीक, चलो अगला 5वां प्रश्न, कि समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है। किस देश में मतलब कहने का मतलब किस देश में ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट है कि नॉर्वे और फिनलैंड में, जर्मनी और स्वीडन में, अमेरिका और कनाडा में, ब्रिटेन और फ्रांस में। ठीक है, ये चार्ट है ऑप्शन है। अगर इसकी बात करें 5वें क्वेश्चन की, सही ऑप्शन है ये बी वाला। ठीक है, जर्मनी और स्वीडन। ये समरूप समाज का मतलब क्या है, देखो समरूप समाज मीन्स ऐसा समाज, ठीक है, जिसमें ज्यादा मतलब संस्कृति के आधार पर विभिन्नता ना हो। जैसे हम लोग के इंडिया में देखो, आप मतलब साउथ में चले जाओ, हम लोग के इधर से मतलब ये यूपी या दिल्ली साइड से, वो बिल्कुल मतलब उनकी थोड़ी संस्कृति अलग है। ठीक है, या आप स्टेट वाइज भी देख लो, इंडिया में ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो उनके कुछ कल्चर थोड़े अलग। ये तो इस मतलब हम लोग के भारत में काफी मतलब ये भिन्नता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जर्मनी और स्वीडन में ऐसा देखने को अधिकांश तो नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो 5 के बाद 6 नंबर पर, कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया। तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन, राजा के खिलाफ संघर्ष, नगर अधीक्षक कहा गया। तो देखो नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का। इसका सही ऑप्शन है लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। ये लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन क्यों, तो देखो थोड़ा इसके बारे में मैं बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से एक चीजें याद रहे। देखो क्या था कि उस समय मतलब नेपाल पे एक राजा का मतलब अधिकार था। तो क्या हुआ
कि बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, तो इस राजा को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, हटाकर नहीं, मतलब ये खुद ये राजा, पहला वाला जो राजा था, ये राजी हो गया कि चलो हम लोग के देश में लोकतंत्र की मतलब मैं स्थापना करता हूँ, लेकिन मैं उसका प्रधान मैं ही रहूंगा। ठीक है, तो लोगों ने भी मान लिया, इसको ही प्रधान रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब यह मर गया, ठीक है, यह राजा, तो इसका जो मतलब बेटे उठे थे, वो क्या कि फिर मतलब उस मतलब नेपाल पे अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। तो फिर लोगों ने क्या किया कि आंदोलन छिड़ा और फिर उसको लोकतंत्र मतलब स्वतंत्र करा लिया। तो इस प्रकार इस नेपाल में हुए जनसंघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा जाता है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो सातवां प्रश्न की आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सिंपल भाई, 1919 ईस्वी, 1924, 1929, 1900 ये 34, ये हम लोग का चार ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो सही ऑप्शन 1929 ईस्वी है। ठीक है, 1928 29 में, ठीक है, 1928 29 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ओके, बंबई अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, गया या लाहौर? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ये क्वेश्चन संख्या हम लोग का 8 है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अंग्रेजों द्वारा मतलब अंग्रेजों से भारतीय लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। सिंपल। ठीक, चलो 9 नंबर प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ओके, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक हमें बताना है। गैरिबाल्डी था, बिस्मार्क था, काबूर था, मेजनी था? सही ऑप्शन है मेजनी। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, वो हम लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्योंकि यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो मेजनी था। अगला प्रश्न हम लोग 9 के बाद 10 देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? ओके, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? काला झंडा दिखाकर, मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर, नंगे पांव पदक लेकर, या सर पर काली पट्टी? यहाँ देखो, समर्थन नहीं, विरोध जताया, विरोध होगा। ठीक है, विरोध जताया, ये विरोध होगा यहाँ पे। क्लियर? ये शायद यहाँ पे ये गलत ये टाइपिंग है। ठीक है, विरोध जताया होगा। देखो क्या हुआ था ना कि अमेरिका में आप लोग जानते हो कि अमेरिका में मतलब काले लोगों को लेकर और गोरे लोगों को लेकर हमेशा मतलब इस विवाद रहता है। ठीक है, हमेशा इसमें क्या रहता है कि विवाद चला रहता है। तो उस समय ठीक है क्या हुआ था कि उस समय मतलब जो काले लोग हैं उनके साथ काफी भेदभाव किया जा रहा था, गोरे लोगों के द्वारा उन पे काफी अत्याचार किया जा रहा था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो एक धावक थे पीटर नॉर्मन, इन्होंने ओलंपिक में ही सीधे सीधे ठीक है क्या हुआ कि ओलंपिक में ही हम मतलब इन्होंने क्या किया कि मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर, जो अमेरिकी खिलाड़ी थे उनको मानवाधिकार का बिल्ला दिखाकर कि मतलब सभी लोग एक समान है, काले और ये गोरे से मतलब कोई मतलब नहीं है, मतलब अपना विरोध जताया एक तरह से। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि ये पूरा का पूरा क्या मामला था। चलो, तो ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा 10वां का। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने मतलब अपने इस खिलाड़ी को पीटर नॉर्मल को अगले साल के लिए बैन भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने गलत किया है, इसने कोई गड़बड़ थोड़ी चीज किया था। चलो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी उत्तम मिट्टी है? कपास की खेती के लिए हमें उत्तम अच्छी मिट्टी बताना है। जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है? सही ऑप्शन है काली मिट्टी। ठीक है, जो महाराष्ट्र में खासकर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम सबसे अच्छी मिट्टी होती है। अगला है कि झरिया प्रसिद्ध है, जो झरिया खान है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 है, लौह अयस्क के लिए, या कोयले के लिए, या तांबा के लिए, या बक्साइड के लिए? भाई झरिया कोयले के लिए तो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, झरिया प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है मैं एक बार और आपको पढ़कर बता देता हूँ कि झरिया खान प्रसिद्ध है। ठीक है, झरिया खान किस लिए प्रसिद्ध है हमें ये बताना है, तो वो है कोयले के लिए। ठीक है, चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? हम लोग को बताना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है ठीक है उसमें क्या पाया जाता है, किस चीज की अधिक मात्रा पाया जाता है, सॉरी। ठीक है, आप इसको बताओ, आप मतलब आंसर दो, तब तक थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट, गला थोड़ा बैठ रहा है। तो आप तब तक आंसर दो कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, चलो चलो आप लोग रिप्लाई दो। आ, जलोढ़ मिट्टी में किसकी, सॉरी 1 मिनट, अरे यार तू क्या, हाँ, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? अब जलोढ़ मिट्टी मीन्स
क्या होता है कि जो हम लोग के यूपी में या फिर एमपी और बिहार में खासकर या हरियाणा में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो इसमें हम लोग का बताना है कि इसमें किस चीज़ की अधिक मात्रा होती है? पोटाश की, चूना की, फास्फोरस की या सभी की? आप लोग बताओ, इसका आंसर दो। देखो, हम लोग इधर देखे होंगे आप यूपी में आप लोग हम लोग गेहूँ बोते समय सबसे ज़्यादा क्या देते हैं अपने खेतों में? यूरिया देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा यूरिया देते हैं। यानी यूरिया की कमी होती है इसलिए तो यूरिया देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ हमका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? हमें अधिक मात्रा, ठीक है? तो एक तरह से यूरिया की, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार तो हमें इसमें छाँटना है। तो ये देखो, जो पोटाश है, चूना है, फास्फोरस है, इनकी भी मात्रा पाई जाती है हम लोग के इधर अ, हम लोग की मिट्टी में, लेकिन यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इनकी मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। तो सभी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है ये हमें बताना है। तो इन सभी में अधिक मात्रा पाई जाती है, सिंपल, ठीक। चलो, जीडीपी क्या है? ओके, जीडीपी हमें बताना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सकल घरेलू यहाँ देखेंगे, बस इसी पे लड़के टिक कर देंगे, यहाँ ऊर्जा लिखा है, गलत हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद होता है ना कि ऊर्जा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जेनेवा में है या ओटावा में है? क्वेश्चन नंबर 15 है। सही ऑप्शन है जेनेवा। जो विश्व व्यापार संगठन है हु, ठीक है, उसका मुख्यालय, नहीं हु नहीं है, डब्ल्यूटीओ शायद है, ठीक है। उसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हॉल मार्क्स किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? ठीक है। अब ये हॉल मार्क्स क्या होता है, इस चीज को थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो, आपने जैसे सोने पे आप सोने खरीदते होंगे, सोना सोना तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये 16 कैरेट का है, ये 25 कैरेट का है। तो वही उसकी एक तरह से वो तो उसकी शुद्धता हो गई कैरेट, ठीक है। लेकिन हर एक सोने की शुद्धता के लिए, ठीक है, या सोने ही नहीं किसी भी, जैसे आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, जैसे मैगी वैगी आती है, तो उन पे एक अलग ही चिन्ह बना होता है, एक गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड होता है कि हाँ ये हम लोग की तरफ से वेरीफाइड है, तो वही क्या कहलाता है, वही प्रमाणक चिन्ह कहलाता है। तो हॉल मार्क्स वही जो उनका अलग अलग नाम दिया जाता है, तो जैसे हॉल एक मार्क्स है, वो किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है, तो सोने का, चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थों का तो सोने का, सिंपल, ठीक है। चांदी का भी है, बहुमूल्य वस्तु का, लेकिन इसमें ऑप्शन यही है तो इसी को मारेंगे, ठीक। चलो, यहाँ पे देखो, जैसे ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। ये आपने जैसे ये मैगी वैगी के या खाद्य वाले पदार्थों के ऊपर ये देखा होगा, फास्टी कहीं लिखा हुआ, ये एक गवर्नमेंट द्वारा ये वेरीफाइड वो चिन्ह है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये आप लोगों ने ट्रांजिस्टर रजिस्टर पे देखा होगा, ठीक है। तो ये है सब, यही आप लोग का क्या है, प्रमाणक चिन्ह है। यहाँ पे देखो 17 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? हमें व्यक्तिगत संसाधन बताना है कि वो कौन सा नहीं है। बागान, चरागाह, भूमि, खनिज संसाधन। देखो, बागान व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है, किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का हो सकता है, चरागाह हो सकता है, भूमि हो सकती है, लेकिन खनिज संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, उस पे पूरे देश का अधिकार होता है, ठीक है। तो जैसे आपके ही खेत में कल अगर कोयले का भंडार मिल जाए, तो आपके अधिकार में कोयला नहीं रह जाएगा, उसको सरकार अधिग्रहित कर लेगी, ठीक है। सरकार ले लेगी मीन्स देश के ही यूज में तो आएगी, यानी सभी देश के लोगों का होगा, सिंपल, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, सार्वजनिक संसाधन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, ठीक है, और प्राकृतिक गैस। ये हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में 4 ठे ऑप्शन है, आप बताओ कि कौन सा इनसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सही ऑप्शन इसका हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, ग हो जाएगा। सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एक बार जल गया, दूसरी बार हमें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भाई सौर ऊर्जा तो बार बार हम उसको ले सकते हैं, ये कभी इसको खत्म होने का कोई मतलब नहीं है इसका। तो यही क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा, और ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएंगे, ठीक। चलो, 18 के बाद 19 नंबर की कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? ओके, रोपण फसल मीन्स एक ऐसी फसल जिसका मतलब जो हम मुख्य रूप से जिसका बुआई हम लोग व्यापार के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अधिक मात्रा में, जैसे ये ईख, ईख जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ईख ही होती है, ठीक है। गन्ना, ठीक है, गन्ना जिसको बोलते हैं, ठीक। तो
ये रोपड़ फसल के अंतर्गत आ जाएगी, और जो एक मतलब 1 साल के लिए सीधे मतलब काफ़ी लंबी वाली फसल होती है। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने में इसको काट लोगे। तो वही कह रहा है कि कौन-सी भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसल नहीं है? अंगूर, रबड़, चाय, कॉफ़ी, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका क ऑप्शन सही है, ये अंगूर नहीं है रोपण फसल भारत की, बाकी ये सभी रोपण फसल हैं भारत की, ठीक? चलो 20 है कि एगमार्क किस वस्तु के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? देखो अब हमें ये एगमार्क पूछ दिया, तो एगमार्क जो हम लोग की खाद्य पदार्थ वाली वस्तुएं है ना, उनके लिए प्रमाणक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक मार्क, देखो ये दिखा है ना, ये आप ऐसे मतलब जैसे ये हल्दी का पैकेट है, इस पे आप देखो ये कहीं ना कहीं इस पे बना होगा, कहाँ बना है देखो, यहाँ पे शायद ये बना है, ठीक है, ये यहाँ देखो। तो इसी प्रकार आप मार्केट से मतलब लाओगे ना, तो उस पे लिखा हुआ सब मतलब ऐसा ये मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे हल्दी का पैकेट लाओगे, मैगी का पैकेट लाओगे, तो ये या फिर ये दिख जाएंगे, ये दोनों खाद्य पदार्थों के लिए मतलब हैं, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया, सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, आप इनको क्लियर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी वीडियोज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।